तो ओरेकल डेटाबेस के ऊपर ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे ओरेकल होता क्या है, ठीक है। उसके बाद डेटाबेस का मतलब क्या होता है, ओरेकल डेटाबेस का हिस्ट्री भी हम डिस्कस करेंगे। ओरेकल डेटाबेस को सिस्टम में इंस्टॉल कैसे करना है, साथ ही साथ ओरेकल डेटाबेस में टेबल कैसे क्रिएट करना है, रिकॉर्ड को कैसे इंसर्ट करना है, इन सभी चीज़ों को इस एक वीडियो में हम आपको कवर करके दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ओरेकल। सबसे पहले ओरेकल क्या है, फुल एक्सप्लेनेशन हम ये जान लेते हैं। ओरेकल इज़ अ पावरफुल रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ओरेकल जो है वो एक पावरफुल रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे रिलेशनल का मतलब क्या हो गया कि रिलेशनल डेटाबेस वही डेटाबेस होता है जिसमें डेटा टेबुलर का फॉर्मेट में स्टोर होता है, यानी रो कॉलम के फॉर्मेट में। ओरेकल डेटाबेस को डेवलप किसने किया, डेवलप्ड बाय लैरी एलिसन एंड हिज फ्रेंड बॉब माइनर एंड एडी ओट्स इन द ईयर 1977। ओरेकल डेटाबेस को डेवलप करने वाले डेवलपर का नाम है लैरी एलिसन और इनके दो फ्रेंड थे बॉब माइनर एंड एडी ओट्स। इन तीनों ने मिल के ओरेकल डेटाबेस को डेवलप किया। कब किया था, 1977 में इन्होंने डेवलप किया था। कहाँ किया था, एट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लैब यानी SDL में इन्होंने डेवलप किया था। तो ये हो गया ओरेकल क्या होता है। अभी हम आपको चलिए ओरेकल डेटाबेस का हिस्ट्री बताते हैं। यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ ओरेकल डेटाबेस। तो 1979, ठीक है, यहाँ पे 79 होगा। 1979 में पहले ओरेकल डेटाबेस का नाम था RSI, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, डेवलप किया था ओरेकल V2, ठीक है। ओरेकल का V2 वर्जन इन्होंने डेवलप किया था जो कि SQL लैंग्वेज को सपोर्ट करता था। तो यहाँ पे RSI का पूरा नेम क्या होता है, रिलेशनल सॉफ्टवेयर इन सी। बाद में इसको क्या किया, ओरेकल कॉरपोरेशन नाम, यहाँ पे देखो 1982 में इसका नेम चेंज करके बदल दिया गया ओरेकल कॉरपोरेशन, और आज भी कंपनी का नाम ओरेकल कॉरपोरेशन ही है। पहले RSI था यानी रिलेशनल सॉफ्टवेयर इन सी। 1983 में क्या हुआ, ओरेकल का V3 वर्जन आया जिसे C में ही डेवलप किया गया था, C लैंग्वेज का यूज़ करके ही बनाया गया था। 1984 में V4 आया, 1985 में V5 आया, ओरेकल V5, ठीक है। यहाँ पे ओरेकल नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये मत समझना कि सिर्फ V4 है। ओरेकल V4, ओरेकल V5। 1988 में ओरेकल V6 आया जिसमें PL/SQL लैंग्वेज को भी इंक्लूड किया गया। यहाँ से PL/SQL भी आया और वो सपोर्ट करने लगा। 1990 में ओरेकल का V8 वर्जन आया। 1999 में ओरेकल 8i आया। 2001 में ओरेकल 9i आया। उसके बाद 2003 में यहाँ पे देखिए ओरेकल 10G हमारा आया मार्केट में। तो आज के टाइम में हम जो डेटाबेस यूज़ करते हैं ओरेकल 10G यूज़ करते हैं, या फिर 11G, 12C, 18C या फिर 19C, हम इन्हीं को यूज़ करते हैं। ये पहले के वर्जन है जो कि बहुत पुराने हो चुके हैं, लेकिन अगर आप ओरेकल को इंस्टॉल करेंगे सिस्टम में तो या तो आप 10G इंस्टॉल करेंगे या 11G करेंगे। तो 11G को 2007 में लाया गया। 2013 में ओरेकल 12C आया जो कि ज़्यादा यूज़ किया जाता है आज के टाइम पे यही। 2018 यानी 2018 में ओरेकल 8C आया और लेटेस्ट वर्जन ओरेकल का 2019 में ओरेकल 19C आया जो कि अभी तक का ये लेटेस्ट वर्जन है। तो ये हो गया ओरेकल डेटाबेस का हिस्ट्री। अभी चलिए हम आपको सबसे पहले डेटाबेस का मतलब क्या होता है, डेटाबेस होता क्या है, ये समझाते हैं। अगर कोई बोले डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस का मतलब समझा दो मुझे, तो आपको सिंपली आंसर करना है ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा इन ए पर्टिकुलर फॉर्मेट सो दैट इट कैन बी ईजिली एक्सेस्ड एंड मैनेज्ड। वो इसी का मतलब होता है डेटाबेस। मतलब डेटा को आप ऐसे फॉर्मेट में मैनेज करो, ऐसे फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करके मैनेज करो जिससे क्या हो कि हम डेटा को जब ज़रूरत पड़े आसानी से एक्सेस कर सके और डेटा को मैनेज कर सके, वही इसी का मतलब होता है डेटाबेस। और डेटाबेस का यही काम होता है, जब हमें ज़रूरत पड़े डेटाबेस को हमें एक्सेस करके प्रोवाइड कराए और हमारे डेटा को मैनेज करके रखे। और ओरेकल डेटाबेस भी इसी काम को करता है। तो चलिए यहाँ पे हम आपको डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। मान लो ये हो गया हमारा ओरेकल डेटाबेस, ठीक है। इसका काम क्या है, डेटा को स्टोर करना। अभी मान लो अगर आप फेसबुक में कोई भी अकाउंट बनाते हो, सबसे पहले आप क्या देते हो, अपना नेम देते हैं। जब फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट करते हैं पासवर्ड देते हैं, अपना ईमेल आईडी भी देते हैं, मोबाइल नंबर भी देते हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ों को मांगा जाता है। हो सकता है आप एड्रेस भी देते हो।
तो ये सारी डिटेल्स हमें अकाउंट क्रिएशन के टाइम कहीं भी लगती है, ठीक है। एक बार अकाउंट अगर हम क्रिएट कर देते हैं तो हमारा जो अकाउंट होता है वो डेटाबेस में जाके सेव हो जाता है, ठीक है, डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। उसके बाद अगर हमें अपने अकाउंट को जब एक्सेस करना हो तो दोबारा एक्सेस करने के लिए हम नेम और पासवर्ड अगर यूज़ करते हैं, अगर हम नेम और पासवर्ड एंटर करते हैं, करेक्ट इनपुट करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो अकाउंट हमने क्रिएट करा है इसका डिटेल जाके ओरेकल डेटाबेस में सेव हुआ। मान लो यहाँ तो फेसबुक का एग्जांपल दे रहे, तो मान लो फेसबुक के डेटाबेस में स्टोर होगा, पर एग्जांपल के लिए कंसीडर करो हम ओरेकल लेके चल रहे। तो जो अकाउंट क्रिएट हुआ वो डेटाबेस में जाके स्टोर हुआ। उसके बाद जब हम अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो अकाउंट हमें कहाँ से एक्सेस करने के लिए परमिशन मिल जा रहा है, वो अकाउंट हमारा डेटाबेस में स्टोर है। जब हम नेम और पासवर्ड एंटर कर रहे हैं तो वो अकाउंट हमें डेटाबेस प्रोवाइड कर दे रहा है, जो अभी हमने क्रिएट किया था डेटाबेस में स्टोर हुआ था। तो देखो जब हमें अकाउंट एक्सेस करने की बात आ रही तो डेटाबेस हमें एक्सेस करने का परमिशन भी दे रहा। अब अगर अकाउंट लॉगिन करने के बाद हम इसमें कुछ भी वीडियोज़ या फिर पिक्चर अपलोड करते हैं अपने फेसबुक अकाउंट में, तो वीडियो पिक्चर भी जाके डेटाबेस में हमारे अकाउंट में स्टोर रहता है, ताकि हम जब भी चाहें अपने उस पिक्चर वीडियो जो भी हमने अपलोड किया है उसे हम एक्सेस कर सकें। तो डेटाबेस का यही काम होता है, डेटा को एक्सेस करवाना और साथ ही साथ हमारे डेटा को अच्छे से मैनेज करके रखना। डेटाबेस हमें सिक्योरिटी भी देता है और हमारे डेटा को वैलिड करता है। मतलब अगर हम रॉन्ग यूज़र और पासवर्ड देंगे तो हमारा अकाउंट ये ओपन करके नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है डेटाबेस में। अभी चलो हम आपको बता देते हैं डेटाबेस यूज़ करने का एडवांटेज क्या होता है। सबसे पहले डेटा रिट्रीवल, इसका मतलब जब हमें चाहिए डेटा ये हमें रिट्रीव करके देता है। सेकंड, डेटाबेस हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ताकि हमारा डेटा चोरी ना हो, ठीक है। डेटा रिडंडेंसी, इसका मतलब डुप्लीकेट ऑफ डेटा भी इसमें आसानी से हम रख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अगर एक डुप्लीकेट डेटा में हम कुछ चेंजेस करते हैं तो दूसरे वाले में कोई इफेक्ट नहीं जाता है। डेटा इंटीग्रिटी, इसका मतलब क्या हुआ कि हम चाहें तो अपने डेटा को कांस्टेंट लगा के यूनिक डेटा बना सकते हैं। अगर हमें मान लो किसी कॉलम में यूनिक डेटा रखना है तो हम कांस्टेंट यानी बिजनेस रूल अप्लाई करके अपने कॉलम में प्राइमरी की या फिर यूनिक की लगा के डेटा को यूनिक कर सकते हैं, उसमें डुप्लीकेट डेटा नहीं जाएगा। तो उसी को डेटा इंटीग्रिटी बोलते हैं। ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि डुप्लीकेट डेटा को भी आप रोक सकते हैं अगर आप चाहें तब। इंडेक्सिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर हम डेटा को रिट्रीव करते हैं तो उसका कुछ स्पीड होता है, तो वो स्पीड को रिप्रेजेंट करता है ये इंडेक्सिंग। तो अभी हम आपको ये बताते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रहे हैं, उस लिंक में हम आपको ये बताएं कि ओरेकल डेटाबेस को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैंने इस वीडियो में बताया, जो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप उस वीडियो को देख के सबसे पहले अपने सिस्टम में ओरेकल डेटाबेस को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिए। डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद कंप्यूटर सिस्टम में ओरेकल डेटाबेस को ओपन कैसे करना है, उसमें काम कैसे करना है, चलिए अब हम आपको वो चीज़ बताते हैं। सिस्टम में ओरेकल डेटाबेस इंस्टॉल हो जाने के बाद अभी हमें क्या करना है, ओरेकल डेटाबेस को ओपन करके उसमें काम करना है, टेबल क्रिएट करना है, रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, रिकॉर्ड को फेच करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पे सर्च बार में आना है और सर्च करना है Get solving in the cloud with the Google Cloud free program. As a new user, you'll get $300 in free credits for the first 90. रन एसक्यूएल कमांड लाइन। आपको इतना यहाँ पे सर्च करना है। जब आप सर्च करेंगे तो आपको ये ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का विंडो ओपन होगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए एसक्यूएल लिखा हुआ है। एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जिसका यूज़ ओरेकल डेटाबेस करता है अपने डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, यानी मैनेज करने के लिए। इसी एसक्यूएल लैंग्वेज के थ्रू हम ओरेकल डेटाबेस में टेबल क्रिएट कर सकते हैं, उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, रिकॉर्ड को फेच कर सकते हैं, डेटा में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जो भी हम करना चाहें। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, अपने ओरेकल डेटाबेस 11G से कनेक्ट होना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कनेक्ट, फिर हमसे पूछेगा एंटर यूज़र नेम। यूज़र नेम में आपको वही यूज़र नेम देना है जो आपने इंस्टॉलेशन के टाइम में दिया था। तो हमने इंस्टॉलेशन के टाइम में यूज़र नेम सिस्टम लिया था, तो हम यहाँ पे सिस्टम देते हैं, एंटर। फिर पासवर्ड पूछेगा, तो पासवर्ड आपको यहाँ पे टाइप करना है, लेकिन वो दिखाई नहीं देगा। अगर आप सही पासवर्ड टाइप करके एंटर मारेंगे तो आपको बोलेगा कनेक्टेड। इसका मतलब हम अपने डेटाबेस से कनेक्ट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अपने डेटाबेस में टेबल क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट करने के लिए कमांड होता है, क्वेरी होता है, क्रिएट टेबल
टेबल का नेम हम ले लेते हैं EMP। EMP हमारे टेबल का नेम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पहला कॉलम हम बनाते हैं EID, इसका टाइप होगा नंबर। दूसरा कॉलम होगा हमारा ENAME, इसका टाइप हम दे देते हैं varchar, यानी इसमें हम कैरेक्टर टाइप का वैल्यू लेंगे। कितना कैरेक्टर लॉन्ग दे देते हैं, साइज दे देते हैं 10 कैरेक्टर लॉन्ग। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक और कॉलम यहाँ पे बना लेते हैं, तो कॉमा देंगे। जितने भी कॉलम आप बनाएंगे कॉमा देते हुए चलेंगे। एड्रेस यानी एम्प्लॉय का एड्रेस, इसका भी टाइप रहेगा varchar, क्योंकि इसमें भी कैरेक्टर टाइप का वैल्यू रहेगा 15 कैरेक्टर लॉन्ग, ठीक है। सेमीकोलन देते हैं। तो देखो टेबल क्रिएटेड, इसका मतलब EMP नाम का टेबल हमारे ओरेकल डेटाबेस में बन चुका है। अगर हमें देखना हो तो हम क्या करेंगे, DESC यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ EMP टेबल। तो यहाँ पे देखो नेम में हमारा ये 3 कॉलम आ चुका है, EID, ENAME, एड्रेस, जो हमने अपने EMP टेबल में क्रिएशन के टाइम में लिखा था, बनाया था, वो बन चुका है। और इनका टाइप भी इधर देखो मेंशन हो रहा। अभी हमें क्या करना है, रिकॉर्ड इंसर्ट करना है अपने EMP टेबल में। तो क्वेरी हम मारेंगे, यहाँ पे क्वेरी पास करेंगे इंसर्ट इनटू EMP, फिर हमें लिखना होगा वैल्यूज़, क्योंकि अभी हम वैल्यू इनपुट कर रहे हैं EMP टेबल में। सबसे पहला हमें EID इनपुट करना है, उसका टाइप नंबर है, तो यहाँ पे एक नंबर देते हैं 10 कॉमा। फिर हमें एम्प्लॉय का नेम यहाँ पे देना होगा। तो किसी भी कैरेक्टर टाइप या फिर स्ट्रिंग वैल्यू को ओरेकल डेटाबेस में हमें क्या करना होता है, सिंगल कोट्स के अंदर देना होता है। सिंगल कोट्स में हम दे देते हैं नेम एम्प्लॉय का अंकित। फिर हम क्या करेंगे, उसका एड्रेस देंगे, फिर से सिंगल कोट्स, क्योंकि इसका भी टाइप varchar है। तो यहाँ पे एड्रेस हम दे देते हैं मानगो, ठीक है। फिर सेमीकोलन से क्लोज। तो 1 रो क्रिएटेड, यानी हमारा ये तीनों रिकॉर्ड EMP टेबल में इंसर्ट हो चुका है। अगर हमें देखना हो तो हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। तो यहाँ पे स्टार का मतलब ये हुआ कि EMP टेबल में जितने भी रिकॉर्ड है मुझे सभी दिखाओ सेलेक्ट करके। एंटर मारते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा ये कॉलम हो गया, और तीनों कॉलम का नीचे तीनों का रिकॉर्ड यहाँ पे EMP टेबल का दिखा रहा। और भी रिकॉर्ड अगर इंसर्ट करना हुआ तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 की जगह 20 लिख देंगे। एम्प्लॉय नेम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, और एम्प्लॉय का एड्रेस भी यहाँ पे अभी हम बदल देते हैं साक्षी, ठीक है। एंटर मारते हैं। एक और रो क्रिएट हो गया, यानी ये रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो चुका है। हम एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। एड्रेस दे देते हैं डिमना। उसके बाद एम्प्लॉय का नेम दे देते हैं हम अखिलेश। उसके बाद इसका EID हम क्या दे देते हैं, 30 दे देते हैं। एंटर। अभी अगर आप टेबल का रिकॉर्ड देखना चाहें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, आप अप डाउन एरो को यूज़ करेंगे तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। हर क्वेरी को आप इस तरह से बाईपास कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा ये सारा रिकॉर्ड आ चुका है, टेबल में इंसर्ट हो चुका है। अब अगर मुझे टेबल को डिलीट करना हुआ ना, तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा ड्रॉप टेबल नेम। तो टेबल हमारा ड्रॉप हो जाएगा, डिलीट हो चुका है। अगर अभी हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, यानी ये टेबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, डेटाबेस से ये हट चुका है। तो इस तरह से आप ओरेकल डेटाबेस में टेबल को क्रिएट करके उसमें डेटा इंसर्ट करके डेटा फेच करके टेबल को डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इस वीडियो में हमने आपको क्या क्या बताया। सबसे पहले तो ओरेकल डेटाबेस क्या होता है हमने आपको ये बताया। उसके बाद हम ओरेकल डेटाबेस का हिस्ट्री बताया आपको। फिर हमने क्या बताया कि रिलेशनल वर्ड